हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। क्या फोर्स फील्ड यानी एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाना संभव है? बिल्कुल। खाओ माँ कसम। अब देखो, कसम तो मैं ना खाने वाला, लेकिन भरोसा करो। पर फिर भी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, ये दिखाई क्यों नहीं देता? मतलब हम बनाते क्यों नहीं है? भाई साहब, किसने कहा कि नहीं बनाते हैं? जरूरी थोड़ी ही है कि सारी चीजें आम लोगों को बताकर की जाएं। 9 अक्टूबर 1967 को नासा स्पेस में मटर गश्ती करते हुए स्पेस व्हीकल्स के लिए प्लाज्मा रेडिएशन शील्ड के ऊपर चर्चाओं का पर्चा छापता है। अब जैसे ही मार्केट में ये खबर आई, सबके कान खड़कने लगे कि ये नासा क्या झोल झाल कर रहा है। अब इस बात का क्या मतलब निकलता है? तो जी मतलब ये है कि 1967 में तो इन लोगों ने ये बात खुद बताई है, और ये कब से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चे के पर्चे भर रहे हैं, इसका तो किसी को भी ना पता। बोले तो नासा गहरे राज छुपाकर है बैठा। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज। मैं नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भैया कैनेडियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इन्होंने दोबारा ट्राई नहीं करा? बिल्कुल करा था भाई साहब। तब नासा ने ये कहा, मैं नहीं बताऊंगा। अब आप कहोगे, अरे भैया ऐसी बातें कर रहे हो, नासा उसे कौन है सीरियस लेता? नासा की तो अमेरिकियों ने ही पोल खोल रखी है। कैसे राज? काहे के राज? हमें यकीन ना है नासा को कुछ ना आता जाता। कोई और सबूत है क्या? भाई साहब एक हो तो दिखाऊं। आपने बोइंग का नाम तो सुना ही होगा। नहीं। रुक जाओ, इसकी तारीफ करता हूँ तब याद आएगा आपको। वही हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी जिसके हवाई जहाज कभी भी टपक जाते हैं, उसने 17 मार्च 2015 को आर्मर्ड व्हीकल के लिए फोर्स फील्ड का कॉन्सेप्ट पेटेंट करा लिया। अब देखो, पेटेंट ऐसे ही न मिलता, मतलब इस कॉन्सेप्ट में कुछ दम होगा, तभी जाकर इसका पेटेंट मिला होगा। दूसरा, 21 जून 2016 मनु मित्रा नाम के एक इन्वेंटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील्ड के लिए एक यूएस पेटेंट फाइल करते हैं। अब इन्हें तो आप जानते ही होंगे। बिल्कुल जानते होंगे, नहीं जानते क्या? अरे भाई साहब जानना चाहिए। भारतवंशी जो हैं, ये वही इंसान हैं जिन्होंने 13 जून 2013 में आयरन मैन के सूट का पेटेंट हासिल किया है। बिल्कुल। और चिंता ना करो, जितने भी रिसर्च डॉक्यूमेंट की यहाँ पर चर्चा की जाएगी, वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ने के लिए जरूर दूंगा। वीडियो के एंड में बता दूंगा कहाँ पर मिलेंगे। अब देखो, आपके दिमाग में मैंने फोर्स फील्ड के शक के बीज तो बो दिए, तो ये भी जान लो कि मैं किस तरह के फोर्स फील्ड की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसी वाली जैसी ये मोहतरमा प्रदर्शित कर रही है? ना, बिल्कुल भी ना। ह्यूमन फोर्स फील्ड को तो छोड़ दो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। बल्कि मैं बात कर रहा हूँ ऐसी फोर्स फील्ड की जैसी फोर्स फील्ड पर स्पेस के गुप्ता जी काम कर रहे थे। अब आप कहोगे, एक मिनट, ये स्पेस के गुप्ता जी कौन है? भाई साहब नासा, और कौन होगा? स्पेस के गुप्त राज तो गुप्ता जी के पास ही मिलेंगे। ये हंस रहे हलकट ये कुछ ज्यादा हो गया। चलो अब सीरियस हो जाते हैं। मतलब अगर सीधे साफ शब्दों में आपसे कहूँ तो हम एक ऐसी फोर्स फील्ड के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो किसी स्पेस क्राफ्ट, किसी एरियल व्हीकल, धरती पर चलने वाला आर्मर्ड व्हीकल या कुछ हद तक किसी शहर को हर तरह के हमले से बचा सके। तो क्या ऐसी फोर्स फील्ड बनाई जा सकती है? कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? बिल्कुल बनवा देंगे, चिंता ना करो। ये दिवाली फोर्स फील्ड वाली एक भी रॉकेट आपके घर में आके नहीं गिरेगा। काम आसान नहीं है, पर भाई साहब जो कोशिश ना करे वो इंजीनियर कैसा। तो चलो बनाते हैं फोर्स फील्ड। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, फोर्स फील्ड बनाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो फोर्स फील्ड की तरह पहले से ही काम करती हो। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है, और उसका नाम है फैराडे शील्ड या फैराडे केज भी कह सकते हो। अब फैराडे केज को समझने से पहले आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि फैराडे केज कंडक्टर से बनती है, दूसरा कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको ये बात पता होगी, और फैराडे केज को समझने के लिए बाहुबली पिक्चर पे चलते हैं। हाँ जी, वहां से समझ में आ जाएगी। अब जैसा कि आप जानते हो कि फैराडे केज आपको बाहर से गिरने वाली बिजली से बचा सकती है, तो यहाँ पर मतलब बाहुबली मूवी में ये जो गुटखा चबाने वाले अंकल है, ये हो गए अपनी बाहर से गिरने वाली बिजली। और भाई साहब जिस राज्य पर ये हमला करने जा रहे हैं, बोले तो क्या नाम था उसका, महेशमती, वो हो गया अपना कंडक्टर, और उस राज्य को बचाने वाले मतलब जो सैनिक हैं, वो हो गए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही बाहर से बिजली गिरेगी, यानी कि ये जो कटप्पा के रिश्तेदार हैं हमला करेंगे, तुरंत राज्य में मौजूद जो सेना है वो बाहर आ जाएगी, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से बाहर आ जाएंगे। मतलब कंडक्टर से बाहर नहीं, मतलब कंडक्टर की सरफेस पर आ जाएंगे, उसकी बाउंड्री पर आ जाएंगे, और ये जो हमला हो रहा होगा इसको ये लोग कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब वो जो गुटका चाबा अंकल थे वो लटक जाएंगे। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, जरा उसे समझिए। तो देखो, बाहर से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि जनाब चार्जेस के पास भी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड पर असर डालती है। आप इसे ऐसे समझो, ये बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्लास में आतंक उठा रखा है, मतलब रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब टीचर है इलेक्ट्रिक
फील्ड। क्लास में आया, बच्चों को धमकाया, बच्चे सावधान। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब लाइन में आएंगे तो धक्का मुक्की शुरू होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और इस रिपल्शन की वजह से ये कंडक्टर की सरफेस पर चले जाएंगे। अब सरफेस पर जाकर ये बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को एक काउंटर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी ये चार्जेस मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। फोर्स फील्ड टाइप का समझ लो। मोटा मोटा कहें तो चार्ज इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, जीरो। अब इसका प्रैक्टिकल यूज कहां पर है? तो देखो, जब किसी गाड़ी पर बिजली गिरती है तो वो गाड़ी फराडे केज की तरह काम करती है और इसीलिए उसके अंदर बैठा हुआ आदमी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और आप अपने माइक्रोवेव ओवन को ही देख लो, उसके दरवाजे पर यानी कि वो जो ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ है जिसके आर पार आप देख सकते हैं, वहां पर एक जाली लगी होती है, मैश लगा होता है और वो मैश एक फराडे केज की तरह काम करता है। और इसी कारण की वजह से माइक्रोवेव के अंदर का रेडिएशन बाहर आकर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन भाई साहब, यहां पर आती है एक समस्या। अब जरा आप ये सोचो कि ये फराडे केज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बचा लेगी, मतलब बिजली के किसी हमले से बचा लेगी, लेकिन अगर कोई इस फराडे केज पर गोली चला दे तो? Oh shit! No! It is possible, it is possible. मतलब फराडे केज के चक्कर में आदमी तो लटक जाएगा। तो जी इसका इलाज है प्लाज्मा, मैटर की वो स्टेट जिसका टेम्परेचर सूरज की सतह से भी ज्यादा पहुंच जाता है। अब कोई भी चीज इसे पार ना कर पाएगी और अगर कोशिश करेगी तो भस्म हो जाएगी और उसकी राख भी, वो भी जल जाएगी। लेकिन समस्या आती है ये कि ये प्लाज्मा बनेगा कैसे? तो भाई साहब, ये बनेगा आपके प्लाज्मा जनरेटर से। ये क्या है? अब क्या बताऊं क्या है? ये एक ऐसी मशीन है जो प्लाज्मा शील्ड प्रोड्यूस करती है। अब ये कहां से आएंगे? तो वो हम बना चुके हैं, पहले से ही बना चुके हैं। तो जी मोटा मोटा हिसाब किताब ये निकला कि अपने को अब चाहिए प्लाज्मा जनरेटर, जिसे हम अपने स्पेसक्राफ्ट पे लगाएंगे, वो प्लाज्मा आर्क बनाएंगे और अपना स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। नहीं नहीं, कोई मिठाई नहीं बटेगी, क्योंकि इसमें एक समस्या है। और समस्या है ये कि भाई साहब, हम इसकी शेप को कंट्रोल नहीं कर सकते, और क्योंकि इसकी शेप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसमें गैप्स हैं, खाली जगह है। मतलब अगर कोई चीज उस खाली जगह में से निकल कर आ गई, शिप के ऊपर आ गई, तो भाई साहब वो शिप को तो निपटा देगी। अब इससे कैसे बचा जाए? चिंता ना करो, इसका भी इलाज है और वो है स्टेलरेटर। अब ये क्या होता है? वैसे मुझे लगा था कि आपको ये पता होगा। ये स्टेलरेटर वही है जो टोनी स्टार्क ने बनाया था, शायद पहली आयरन मैन मूवी में बनाया था शायद। अब बात कर लेते हैं कि हमने कब बनाया था। तो भाई साहब, हमने बनाया था ये 1950 में, और हमसे मतलब है मेरा मतलब यूएसए बना चुका है। इंडिया में तो पता नहीं बनाया नहीं बनाया, पता करके बताऊंगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये स्टेलरेटर है क्या, मतलब ये किस काम आता है? तो भाई साहब, स्टेलरेटर प्लाज्मा की शेप को कंट्रोल करने काम आता है और इसका हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूजन रिएक्टर में। अब देखो हम कहां तक पहुंच गए। हम पहुंच गए हैं कि जी हमारे शिप के ऊपर हमने प्लाज्मा जनरेटर लगा दिया, प्लाज्मा फील्ड क्रिएट कर दी, गैप्स भी भर दिए और प्लाज्मा की शेप को भी बदल दिया। किसकी मदद से? स्टेलरेटर की मदद से। तो जी हो गया काम, बन गया हमारा फोर्स फील्ड। अब क्या चाहिए? अब यहाँ एक और समस्या आ गई, और समस्या है ये कि भाई साहब, ये प्लाज्मा इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पैदा कर देगा जो हमारे शिप को ही निपटा देगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अब क्या बताऊं भाई साहब, विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। मजाक है ये? मजाक है ये? जी साइंटिस्ट के लिए तो ये मजाक ही था। अब ऐसी फोर्स फील्ड का हम क्या करेंगे जो हमारे जहाज को ही ले डूबे? लेकिन यहाँ दिमाग में ख्याल आता है कि कोल्ड प्लाज्मा नाम की भी तो टेक्नोलॉजी है, मतलब कोल्ड प्लाज्मा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? प्लाज्मा तो प्लाज्मा होता है, शील्ड की तरह काम करेगा। देखो भाई साहब, उसमें एक दिक्कत है। कोल्ड प्लाज्मा आपको चमकीली रोशनी तो दे देगा, लेकिन आने वाले प्रोजेक्टाइल को ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो टेम्परेचर नहीं है जिसकी मदद से वो आने वाली किसी चीज को जला सके। तो इसका कोई फायदा है नहीं। तो अब क्या? कुछ नहीं, अब क्या वहीं आ गए जहां से हम चले थे, यानी कि जीरो पर। एक काम करते हैं, क्यों ना हम लेजर का एक मैश बनाएं, क्योंकि लेजर लाइट चीजों को जला सकती है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हमारा जो काली प्रोजेक्ट है यानी कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, ये भी तो एक तरह की लेजर ही है। तो क्या हो अगर हम लेजर का एक मैश बनाएं और अपने शिप के चारों तरफ लगा दें? अब अगर कोई भी चीज उससे टकराएगी तो ये उसके टेम्परेचर को बढ़ाकर उसको जला देगा, और यही काम हमारा प्लाज्मा कर रहा था, लेजर भी कर लेगा, तो हो गया काम। अब लेजर से हम बड़े प्रोजेक्टाइल को तो रोक सकते हैं, लेकिन अगर छोटे प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया यानी कि जैसे कि बुलेट, तो वो इस लेजर के मैश में से निकल जाएगी, जैसा ही मैश मैंने यहां बनाया। और अगर वो इसमें से निकल गई तो वो तो जहाज को ले डूबेगी। तो फायदा क्या हुआ? यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अब मुझे जहाज के पीछे एक दूसरी परत लगानी पड़ेगी जो लेजर के मैश के पीछे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम कर सके, और इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा कार्बन नैनो ट्यूब्स का, जो कि हम पहले से ही बना चुके हैं। इसे ग्रिफीन मत समझ लेना, ग्रिफीन एक 2D स्ट्रक्चर है, कार्बन नैनो ट्यूब्स एक 3D स्ट्रक्चर है, जो ग्रिफीन की मदद से सिलेंडर
सिलिंड्रिकल शेप में बनाया गया है। अब देखो, क्योंकि ये दुनिया के सबसे हल्के मटेरियल में आता है और स्टील से 100 गुना मजबूत है, तो इसकी परत हमारे जहाज को छोटे प्रोजेक्टाइल के हमले से बड़े आराम से बचा लेगी। लो जी, हो गया काम। अब अपने जहाज के ऊपर हम लेजर का एक मैश बनाएंगे और उसके पीछे कार्बन नैनो ट्यूब्स की परत चढ़ाएंगे, मतलब मोटी सी परत चढ़ाएंगे जो किसी भी छोटे मोटे प्रोजेक्टाइल को बड़े आराम से रोक लेगी। अब यहाँ पर आप ये सवाल ही पूछ सकते हो कि हमने कार्बन नैनो ट्यूब्स को ही क्यों चुना, किसी और मटेरियल का प्रयोग क्यों नहीं करा? तो देखो, उसके पीछे कारण है ये कि धरती पर नेचुरली जो चीजें पाई जाती हैं उनमें सबसे हार्ड है डायमंड, और ये डायमंड कार्बन से ही बना है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है। मतलब किसी नई चीज पर भरोसा करने से अच्छा है कि जो चीज हम पहले से जानते हैं, मतलब जांची परखी हुई है, उस पर भरोसा करना चाहिए ना। अब देखो, ये कार्बन नैनो ट्यूब्स दुनिया के हर प्रोजेक्टाइल को रोक लेगी, चाहे वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता हो या एक्सप्लोड ही क्यों ना करता हो, कोई टेंशन नहीं होने वाली, ये सब रोक लेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि यहाँ पर एक समस्या और भी है। वो समस्या है ये कि अगर मान लेते हैं कि हमारे शिप पर किसी ने हमला किया, हमने वो हमला रोक तो लिया, लेकिन हम हमला कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे जो वेपन्स हैं उसके ऊपर भी तो ये शील्ड आ गई है, तो उस शील्ड में से तो हमला नहीं हो सकता। तो अब इस समस्या को कैसे दूर करें? तो देखो, इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, और जब हमें हमला करना होगा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस शील्ड को सिर्फ उसी हिस्से में से हटा देगी जहां से हम हमला करेंगे, और हमला करने के बाद ये वापस शील्ड को दोबारा से वहां पर प्लेस कर देगी। और ये काम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर भी रही हैं, तो वहीं से उठा के कॉपी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो क्या हमारी फोर्स फील्ड बनकर तैयार हो गई? नहीं, यहाँ भी एक समस्या है, और समस्या है ये कि लाइट को ब्लॉक नहीं कर सकती। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इस बात को आप ऐसे समझो कि आप हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हो और सामने से जो गाड़ी आ रही है उससे तेज रोशनी निकल रही है, आपने भी अपनी गाड़ी की हाई बीम ऑन कर दी, तो क्या आपकी गाड़ी की हाई बीम सामने से आने वाली हाई बीम को कैंसिल कर देगी? नहीं। इसी तरीके से लेजर को कैंसिल नहीं कर सकती, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब क्या करें? क्या इसका कोई इलाज है? हाँ, मतलब लग तो रहा है कि है। आओ बताता हूँ। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपने ऐसे चश्मे देखे होंगे जो धूप में जाते ही थोड़े काले पड़ जाते हैं। मतलब अगर आप छाए में या फिर जहां पर डायरेक्ट रोशनी ना पड़ रही हो वहां बैठो तो वो ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें पहनकर धूप में जाओगे वो तुरंत काले होने शुरू हो जाएंगे। इनको कहते हैं फोटोक्रोमेटिक लेंस। अब देखो, फोटोक्रोमेटिक लेंस के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो ये कि लाइट के पड़ने पर ये जो फोटोक्रोमेटिक लेंस के अंदर के एटम हैं ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं और धीरे धीरे लाइट को ब्लॉक करने लगते हैं, और हो गया काम। तो अब मेरे पास वो सारी चीजें हैं जिससे मैं एक फोर्स फील्ड बना सकता हूँ, हर हमले से बचाने के लिए बना सकता हूँ। मतलब मुझे चाहिए लेजर का एक मैश, उसके पीछे कार्बन नैनो ट्यूब्स की एक परत जो कि छोटे प्रोजेक्टाइल से बचा सके, और लेजर के हमले से बचाने के लिए फोटोक्रोमेटिक मटेरियल की एक परत। तो अगर ये तीनों चीजें एक साथ आ जाएं, तो ये लगभग पूरी तरह से हमारे स्पेसशिप को सुरक्षित कर देगी, कोई टेंशन नहीं। क्या हुआ? चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। हाँ जी, अब मिठाई बंटवा दो। चलिए, अब जो आपने कमेंट्स में सवाल पूछे उन्हें देख लेते हैं। अब देखो, सारे सवालों का जवाब देना तो संभव नहीं था, तो कुछ सिलेक्ट कर लिए हैं मैंने, उनका जवाब दे देता हूँ। विशु सैनी पूछते हैं कि सर कॉस्ट क्या होगी? तो देखो, कॉस्ट तो इसकी काफी ज्यादा जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा आपको फोर्स फील्ड चाहिए आपको उतना ही ज्यादा खर्चा तो करना पड़ेगा। मतलब मैंने तो कैलकुलेट करी नहीं है। फिर भाई साहब, अगला एक सवाल आया है और इनका नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या नाम है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। इन्होंने पूछा है कि सर क्या फोर्स फील्ड न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली हीट प्रेशर रेडिएशन को रोक सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब हाई एनर्जी पार्टिकल्स के खिलाफ फोर्स फील्ड बनाना ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग फीट होगी अगर हो जाए तो। मतलब इसका सोल्यूशन तो जरूर होगा, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। फिर भैया अगला सवाल है मिस्टर जैकी सिंह का, जो पूछते हैं कि सर एक क्वेश्चन है कि एंट्रोपी इक्वल्स टू Q by T, तो T जीरो करने पर एंट्रोपी इनफाइनाइट होनी चाहिए, बट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में एंट्रोपी जीरो है। प्लीज एक्सप्लेन दिस। तो देखो भाई, पहली बात तो अगर आप किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे तो वो इनफाइनाइट नहीं होती, वो नॉट डिफाइन होती है। मतलब मैथमेटिकली हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि जो चीज मानकर आपने मुझसे ये सवाल पूछा है उस सवाल में ही प्रॉब्लम है, वो सवाल ही ठीक नहीं है। तो मैं क्या जवाब दूं आपको? उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो दोबारा पूछ लेना। अगला सवाल है मिस्टर जीवन त्यागी का, जो पूछते हैं कि सर जी फोर्स फील्ड एंड ग्रेविटेशन फील्ड में क्या अंतर है? तो देखो, ग्रेविटेशन फील्ड का काम होता है अट्रैक्ट करना, ग्रेविटेशन फील्ड रिपल्शन पैदा नहीं करती। अगला सवाल है शहनवाज जी का, वो पूछते हैं हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन 1 स्क्वायर मीटर फोर्स फील्ड? तो देखो, ये मैंने कैलकुलेट नहीं करा है कि इसको बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ये कन्वेंशनल तरीकों से तो ना बनने वाली, हो सकता है इसको बनाने के लिए, हो सकता है क्या मतलब, और बिल्कुल होगा ही, ऐसा ही होगा, हमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की ही जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर भी शायद सस्टेन ना कर पाए इतने लंबे समय तक इस फोर्स फील्ड को। अगला सवाल पूछते हैं करण, और ये कहते हैं कि सर आर्क रिएक्टर बनाना पॉसिबल है क्या? उस पर एक वीडियो बनाओ। कैप्टन
अमेरिका की शील्ड भी बनाना पॉसिबल है क्या, उस पर भी एक वीडियो बनाओ। तो देखो भाई, आर्क रिएक्टर के साथ दिक्कत ये है कि आर्क रिएक्टर ना थर्मोडायनामिक्स के लॉ से खिलाफ है। मतलब कोई चीज बिना इनपुट के आउटपुट कैसे दे सकती है। आर्क रिएक्टर इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगला सवाल है मिस्टर शिव सागर का, जो पूछते हैं क्या ये फोर्स फील्ड पूरी दुनिया मतलब पूरी अर्थ पर मतलब हम लगा सकते हैं, क्या ये स्टेबल होगी? तो जवाब है नहीं। उसका कारण है ये, इतनी बड़ी फोर्स फील्ड बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और अभी के लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। फोर्स फील्ड का कॉन्सेप्ट ना इम्पॉसिबिलिटी ग्रेड 1 में आता है। इम्पॉसिबिलिटी ग्रेड 1 का क्या मतलब हुआ? इम्पॉसिबिलिटी ग्रेड 1 का मतलब ये है कि जिन्हें हम नियर पास्ट में इम्पॉसिबल समझते थे, लेकिन आज के समय वो पॉसिबल की जा सकती हैं। अब पॉसिबिलिटी और फीजिबिलिटी दोनों अलग चीजें हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब तो ये हो गया कि वास्तविकता में आने की उसकी संभावना, लेकिन फीजिबिलिटी का मतलब हो गया कि क्या उस पर जो हम खर्च कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, चाहे वो पैसे का हो, समय का हो, एनर्जी का हो, क्या वो सब करके जो बदले में हमें फायदा मिल रहा है, क्या उसकी वैल्यू उस इनपुट से ज्यादा है? अगर हाँ तो फीजिबल है, और अगर ना तो भाई साहब सोचना भी नहीं चाहिए। आप पेट्रोल डीजल का एग्जांपल ले लो। पेट्रोल डीजल को लैब के अंदर केमिकल्स की मदद से बनाना पॉसिबल है। आप प्लास्टिक से पेट्रोल बना सकते हैं, लेकिन सवाल आता है ये, क्या ये फीजिबल है? पता चला कि मार्केट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए, लेकिन उस 1 लीटर को बनाने में आपने 1000 रुपए खर्च कर दिए। तो क्या अब ये 1 लीटर पेट्रोल बनाना, प्लास्टिक या किसी और चीज से बनाना, आपके लिए फीजिबल है? नहीं है। इसीलिए फीजिबिलिटी को भी देखा जाता है। अब देखो, इस वीडियो में जितनी भी चीजों को मैंने डिस्कस किया है, जो भी पेपर्स या रिसर्च या आर्टिकल्स मैंने डिस्कस करे हैं, वो सारे के सारे आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। अब अगर किसी को ये चाहिए, ये क्या है, तो भाई साहब ये है वो ब्लूप्रिंट या पेटेंट जो मिस्टर मनु मित्रा ने आयरन मैन सूट के लिए फाइल करा था। आप अगर कहोगे तो मैं ये आपको कोरियर कर दूंगा, लेकिन इसको हासिल करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब देना। जरा थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करो कि हमारे सोलर सिस्टम में अगर एक रोग स्टार आ जाए, मतलब कि काफी मिलियंस और बिलियंस ऑफ किलोमीटर की दूरी पर रहे, तो उससे हमारे सन पर या हमारी अर्थ पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जो सबसे पहले सही जवाब देगा, मैं उसको ये कोरियर कर दूंगा। जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करना और मेरे मेल पर अपना एड्रेस लिख के भेज देना। मैं चेक कर लूंगा कि आपने सबसे पहले जवाब दिया है या नहीं। अगर आपने सबसे पहले जवाब दिया है तो ये मैं आपको कोरियर कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।